हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 13, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स में आपका जो है दो फाइटो हार्मोन या दो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आते हैं। एक है एब्सिसिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में एबीए, और एक है यहाँ पे इथाइलिन। ठीक है, ये दोनों चीजें, ये दोनों हॉर्मोन्स के कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर चैप्टर समरी को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बातें, आपके पास आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए, पेन एंड कॉपी होनी चाहिए, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके। सेकेंड, अगर आपको वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25 एक्स स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इथाइलिन, ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहला प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, जो प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है, कौन है? इथाइलिन। सो इथाइलिन इज अ सिंपल गैसियस पीजीआर। तो ये जो इथाइलिन होता है, ये कैसा होता है? गैसियस पीजीआर है। तो जितने भी हम यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ क्या पढ़ रहे हैं, फाइटो हार्मोन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ रहे हैं, उनमें इथाइलिन ही ऐसा है जो कि कैसा होता है? गैसियस होता है। ठीक है, इसका जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्मूला इस तरह से होता है C2H4। अगर आप इसको ओपन करके लिखेंगे तो आप जो है इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, CH2। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ it is synthesized in large amounts by tissues undergoing senescence and ripening fruits। तो ये जो है प्लांट में कहाँ पे सिंथेसाइज होगा, कहाँ पे इसका जो है प्रोडक्शन होगा? ऐसी जगह जहाँ पे जो टिश्यूज हैं, ठीक है, जो प्लांट के टिश्यूज है, वो या तो वो सेनेसेंस में जा रही होंगी, सेनेसेंस का मतलब यहाँ पे क्या है? एजिंग में। ठीक है, या तो फिर वहां पे जो है फ्रूट राइपनिंग हो रही होगी, फ्रूट जो है पक रहा होगा। तो ऐसी जगह पे आपको जो है इथाइलिन का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। Influences of ethylene on plants includes horizontal growth of seedlings, swelling of the axis, and the apical hook formation in dicot seedlings। तो यहाँ पे जो है डाइकॉट सीडलिंग में इथाइलिन जो है मेजर रोल प्ले करता है। ये क्या करता है? डाइकॉट सीडलिंग में प्रमोट करता है स्वेलिंग ऑफ द स्टेम को, ठीक है, apical hook formation एंड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? स्टेम बेंड्स एंड ग्रोस अलोंग द ग्राउंड। ठीक है, तो जैसे ये ग्राउंड है तो स्टेम जो है अपवर्ड ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है, ये जो डाइकॉट सीडलिंग होता है, अगर आप उसमें इथाइलिन का स्प्रे अगर आप करोगे तो वहां पे जो है ये अपवर्ड है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। यहाँ पे इसको वो क्या करता है? इनहिबिट करता है, और इस स्टेम को यहाँ पे ये बेंड करके जो है अलोंग द ग्राउंड जो है इसको ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये किसमें होता है? डाइकॉट सीडलिंग में, जब आप इथाइलिन का स्प्रे करते हो तब। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है डाइकॉट सीडलिंग के बारे में। नाउ इथाइलिन प्रमोट्स सेनेसेंस एंड एब्सेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। तो यहाँ पे जो है इथाइलिन प्रमोट करता है किसको? सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब यहाँ पे क्या है? एजिंग को। ठीक है, और एब्सेशन, एब्सेशन का मतलब क्या होता है? शेडिंग ऑफ। जैसे कि जो कोई लीफ है वो जो है जब ओल्ड हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो वो जो है ट्री से क्या हो जाता है? वो गिर जाता है। ठीक है, फॉल ऑफ हो जाता है, शेडिंग ऑफ हो जाता है। तो वो जो एब्सेशन है, वो जो प्रोसेस है, उसको इथाइलिन क्या करता है? प्रमोट करता है, किसमें? लीव्स एंड फ्लावर्स दोनों में। ओके, now ethylene is a highly effective in fruit ripening. It enhances the respiration rate during the ripening of the fruits. This rise in rate of the respiration is called respiratory climatic। अच्छा, अब यहाँ पे जो इथाइलिन है, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, इथाइलिन जो है फ्रूट राइपनिंग में, फ्रूट के पकने में क्या करता है? हेल्प करता है। और जो फ्रूट को जो राइप होने की, ठीक है, पकने की जो प्रोसेस है, उसको बहुत ज्यादा वो क्या करता है? फास्ट कर देता है। ओके, तो इस टाइम पे क्या होता है? ये जो फ्रूट रैपनिंग का जब प्रोसेस हो रहा होता है, ड्यूरिंग दिस टाइम रेस्पिरेशन रेट इंक्रीजेस। तो रेस्पिरेशन रेट यहाँ पे क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, और उसी प्रोसेस को यहाँ पे क्या बोला जाता है? रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। Ethylene breaks seed and bud dormancy, initiate germination in peanut seeds, sprouting of potato tubers।
तो देखो यहाँ पे ये जो इथाइलिन है वो ब्रेक करता है सीड एंड बड डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब क्या होता है? फॉर टेम्परेरली क्या होता है कि जो सीड है, ठीक है, या फिर क्या है, बड है, सीड है या फिर बड है, उसका जो है यहाँ पे मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है उसको टेम्परेरली, ठीक है, थोड़े समय के लिए वहां पे सस्पेंड कर दिया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड डोरमेंसी। अगर वो मेटाबॉलिक सस्पेंशन थोड़े समय के लिए सीड में हो रहा है तो सीड डोरमेंसी, बड में हो रहा है तो बड डोरमेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप ऐसे सीड या फिर बर्ड्स में आप क्या करते हो, इथाइलिन का स्प्रे करते हो, तो वो उस डोरमेंसी को ब्रेक करता है और जर्मिनेशन को, सीड जर्मिनेशन को वहां पे क्या करता है, वो प्रमोट करेगा, ताकि सीड जो है, सीड ना रह करके वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ये किस में करता है? प्रमोट जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स। किसमें? पीनट सीड्स में। प्रमोट स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। तो पोटैटो का जो ट्यूबर होता है, आपने पोटैटो में जो व्हाइट व्हाइट जो देखे होंगे बर्ड्स, ठीक है, तो उसका जो स्प्राउटिंग है उसके उसमें भी ये जो इथाइलिन है बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ओके, नाउ इथाइलिन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड petiole elongation in deep water rice plant. It helps leaves upper parts of the shoot to remain above water। अब देखो, जो डीप वाटर राइस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये राइस का प्लांट है तो वो डीप वाटर, वो क्या है यहाँ पे, डीप वाटर में अगर वो क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या करता है ये जो इथाइलिन है यहाँ पे, इंटरनोड एंड पीटियोल का इलोंगेशन को बहुत ही ज्यादा रैपिड कर देता है। इंटरनोड क्या होता है? देखो, जैसे ये प्लांट है तो यहाँ पे जो है नोड्स होते हैं, ठीक है, नोड से आपको इस तरह से लीफ निकले हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, ये चीज हमने पढ़ा है। अब दो नोड के बीच को यहाँ पे क्या बोला जाता है? इंटरनोड बोला जाता है, ठीक है। और लीफ में जो है यहाँ पे स्टॉक उसका जो होता है उसको वहां पे पीटियोल बोला जाता है। तो यहाँ पे जो इथाइलिन है डीप वाटर राइस प्लांट में क्या करता है, ये जो इंटर नोड का जो लेंथ है, ठीक है, और पीटियोल का जो लेंथ है उसको इलोंगेट करता है, बड़ा कर देता है। क्यों? ताकि ये जो लीव्स हैं और अपर पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम है वो कहाँ रहे? रिमेन अबव द वाटर, ताकि वो वाटर के ऊपर ही रहे, ठीक है। तो ये जो है डीप वाटर राइस प्लांट्स में कौन ये काम करता है? इथाइलिन काम करता है। अब जैसे कि आप इस लीफ में देख रहे हो, ये जो क्या है, राइस का, राइस है, ठीक है, राइस प्लांट है। तो यहाँ पे ये आपको लीफ देखने को मिल रहा है, ये स्टेम देखने को मिल रहा है। अब इस स्टेम में जहां से, ठीक है, लीफ जो है जहां से वहां पे प्रोड्यूस हुआ है, निकला है, उसको हम क्या बोलेंगे? नोड कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये क्या है? दिस इज नोड, और दो नोड के बीच को हम क्या कहेंगे? इंटर नोड कहेंगे। तो अगर ये जो है वाटर वाले डीप वाटर कंडीशन में होता है तो यहाँ पे ये जो लीव्स हैं वो सारी की सारी जो है वाटर का जो लेवल है उसके ऊपर जो है सारी की सारी लीव्स जो है प्रोड्यूस होती, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Ethylene also promotes root growth and root hair formation, thus helping the plant to increase their absorption surface. That is the most important point कि ये जो इथाइलिन है वो रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करता है और रूट हेयर फॉर्मेशन को। रूट हेयर फॉर्मेशन कौन से जोन में होता है? मैच्योरेशन जोन में, ठीक है, हमने मेरिस्टेमेटिक इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन जोन 3 जोन पढ़े थे। तो वहां पे जो है रूट हेयर जो है आपको मैच्योरेशन जोन में देखने को मिलता है। और ये जो इथाइलिन है वो रूट ग्रोथ को प्रमोट करेगा तो करेगा ही साथ रूट हेयर फॉर्मेशन को भी। अब रूट हेयर फॉर्मेशन होता किस लिए है? जैसे ये यहाँ पे क्या है? रूट है, ठीक है। अब रूट को जो है वाटर एंड मिनरल्स क्या करने रहते हैं? एब्जॉर्ब करने रहते हैं। अब हमें पता है कि जितना ज्यादा क्या होगा? सरफेस एरिया होगा, ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब होंगे। ओके, तो यहाँ पे जो इथाइलिन है रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर को फॉर्मेशन को क्या करता है? प्रमोट करता है। क्यों प्रमोट करता है? ताकि जो है प्लांट का जो एब्जॉर्प्शन सरफेस है वो क्या हो सके? इंक्रीज हो सके। ओके, नाउ Methylene is used to initiate flowering and for synchronizing fruit set in pineapple. It also induces flowering in mangoes. अच्छा, अब देखो, ये जो इथाइलिन है तो इथाइलिन में आपको यहाँ पे इथेफोन नाम का जो है केमिकल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो इथेफोन है वो यूज किया जाता है किसमें? मैंगो में फ्लावरिंग इनिशिएट करने के लिए और पाइनएप्पल में फ्लावरिंग इनिशिएट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है जब किसी प्लांट में, ठीक है, जैसे मैंगो या फिर पाइनएप्पल का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप उसमें इथाइलिन डाल रहे हैं ताकि वो फ्लावरिंग को इनिशिएट करे, तब यहाँ पे क्या होता है? फ्लावरिंग इज यूनिफॉर्म, ऑल फ्लावर्स प्रोड्यूस एट द सेम टाइम। ओके, तो कोई प्लांट है यहाँ पे, पाइनएप्पल का प्लांट है, उसमें आप जो है इथेफोन डाल रहे हैं, इथाइलिन डाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी फ्लावर्स होंगे, ठीक है, जो भी फ्लावर्स होंगे वो सारे के सारे सेम टाइम पे क्या होंगे? वहां पे
फ्लावरिंग वहां पे होगी। अब अगर वहां पे सेम टाइम पे फ्लावरिंग हो रही है तो फ्रूट्स ऑल्सो डेवलप्ड एंड राइप यूनिफॉर्मली। तो वहां पे जो भी ये जो फ्लावर है उससे जो यहाँ पे क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, ठीक है। उससे यहाँ पे क्या बन रहा है, फ्रूट बन रहा है, वो भी जो है कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मली होगा, सेम टाइम पे फ्रूट जो है फॉर्म होगी। तो ये जो प्रोसेस है इसी को ही सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट बोला जाता है। जैसे आप यहाँ पे पढ़ेंगे, इथाइलिन इज यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। तो सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट का मतलब क्या होता है, मेकिंग ऑल द फ्रूट्स ऑन प्लांट डेवलप एट द सेम टाइम यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो जो भी फ्रूट्स बन रहे हैं, जितने भी फ्रूट्स बन रहे हैं प्लांट में, वो सेम टाइम में ही उनका फॉर्मेशन होगा। अब देखो इससे फायदा ये है कि जो भी वहां पे फार्मर है, ठीक है, अगर आपके पास जैसे पाइनएप्पल का ही है, ठीक है, तो वहां पे जो भी फ्रूट अगर एक सेम टाइम पे अगर वहां पे क्या होंगे, डेवलप होंगे, ठीक है, प्रोड्यूस होंगे, तो उनका जो है हार्वेस्ट करना, उनको हार्वेस्ट करना क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा, इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो इथाइलिन है, इथेफोन है, उसका यूज जो है सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है पाइनएप्पल में। और ये जो इथाइलिन और इथेफोन है वो फ्लावरिंग इन मैंगो, मैंगो में फ्लावरिंग इनिशिएट करने के लिए भी किया जाता है। ओके, नाउ since ethylene regulates so many physiological processes, it is one of the most widely used PGR in agriculture. तो यहाँ पे ये जो इथाइलिन है, it is the most widely used plant growth regulator in agriculture. The most widely used compound as source of ethylene is इथेफोन। और जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एज अ इथाइलिन, उस केमिकल का नाम क्या है, इथेफोन। दैट इज इंपॉर्टेंट point. ठीक है, इथेफोन is an aqueous solution, is readily absorbed and transported within the plant and releases ethylene slowly. तो ये जो इथेफोन होता है वो कैसा होता है, वो एक्वस सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है, एक्वस सॉल्यूशन, जिसको एब्जॉर्ब किया जाता है किसके थ्रू, प्लांट के थ्रू, और जो है प्लांट में ही ट्रांसपोर्ट होता है विद इन दी प्लांट। ठीक है, तो इथेफोन को किस तरह से दिया जाता है, एज एक्वस सॉल्यूशन दिया जाता है प्लांट में, वो जो है एब्जॉर्ब होता है और ट्रांसपोर्टेड होता है विद इन दी प्लांट। फिर उसके बाद जो है ये रिलीज करता है इथाइलिन को स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। ओके, now, Ithephone hastens fruit ripening in tomatoes and apples and accelerates abscission in flowers and fruits, thinning of cotton, cherry, walnut. अब देखो ये जो इथेफोन है वो क्या करता है, टोमेटो एंड एप्पल दोनों फ्रूट को यहाँ पे राइप करने का काम करता है। ठीक है, फ्रूट राइपनिंग का तो काम करता ही करता है, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पे आपको टोमेटो एंड एप्पल का नाम दिया हुआ है। ओके, एब्सेशन को प्रमोट करता है इन फ्लावर एंड फ्रूट्स। ये चीज तो हमने यहाँ पे देखी ही थी। ठीक है, लीव्स एंड फ्लावर में सेनेसन एब्सेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। तो यहाँ पे जो है मेजरली एग्जांपल दिया गया है थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट का। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। ओके, नाउ इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन क्यूकम्बर, देयर बाय इंक्रीजिंग द yield। तो ये जो इथेफोन होता है वो फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है किसमें, क्यूकम्बर में, और ये जो है फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है। तो यहाँ पे जो इल्ड है, ठीक है, जो भी आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी होती है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। सो दिस इज ऑल अबाउट दी इथाइलिन। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे एब्सिसिक एसिड, विच इज अनदर प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। As mentioned earlier, abscisic acid ABA was discovered for its role in regulating abscission and dormancy। तो यहाँ पे ये जो एब्सिसिक एसिड है उसकी डिस्कवरी ही क्यों हुई थी, कि ये जो है एब्सेशन एंड डोरमेंसी को, ठीक है, एब्सेशन मतलब कि फॉल ऑफ, जो भी लीव्स हैं और जो भी ओल्ड ऑर्गन है प्लांट के, वो जो है गिर जाते हैं, दैट इज एब्सेशन। एंड डोरमेंसी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको जो है ये रेगुलेट करता है। But like other PGRs, it also has other wide-ranging effects on plant growth development। बाकी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की तरह भी एब्सिसिक एसिड का भी यहाँ पे जो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत अच्छा जो है इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। It acts as a general plant growth inhibitor and an inhibitor of plant metabolism। एबीए इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। तो ये जो एब्सिसिक एसिड होता है ये क्या होता है, जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है, और ये इनहिबिट करता है प्लांट मेटाबॉलिज्म को। तो जो प्लांट मेटाबॉलिज्म है उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। और यहाँ पे आप फिर आप इन कंक्लूजन कह सकते हैं कि एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स द सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन क्या है, सीड जर्मिनेशन में जो प्लांट का जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है,
अगर यहाँ पे ये सीड है, अब इस सीड से जो है यहाँ पे प्लांट का यहाँ पे क्या होना है, ग्रोथ होना है। इसका मतलब यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे से हो रहा है, ठीक है, एक्टिव मेटाबॉलिज्म है यहाँ पे। लेकिन अगर यही सीड कहाँ पे डोरमेंट स्टेज में है, ठीक है, जो कि डोरमेंसी कौन जो है कौन जो है प्रमोट कर रहा है, एब्सिसिक एसिड प्रमोट कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ये सीड का या प्लांट का जो मेटाबॉलिज्म है वो कहीं ना कहीं इनहिबिट कर दिया गया है, किसके थ्रू, एब्सिसिक एसिड के थ्रू। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एब्सिसिक एसिड है ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, ये इनहिबिट करता है प्लांट मेटाबॉलिज्म को, हेंस एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स द सीड जर्मिनेशन। ओके, नाउ मान लो कोई प्लांट है, वहां पे कोई स्ट्रेस कंडीशन है, ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या पानी की कमी है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रेसफुल कंडीशन है। उस टाइम पे क्या करता है, ये जो एब्सिसिक एसिड होता है वो स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमाटा को, ठीक है, जो स्टोमाटा होता है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का, उसका यहाँ पे क्लोज करता है और हेल्प करता है प्लांट को उस स्ट्रेस कंडीशन में टॉलरेट करने के लिए, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए ये कौन हेल्प करता है, एब्सिसिक एसिड। इसीलिए एब्सिसिक एसिड्स को और क्या कहा जाता है, स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। ओके, एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस। तो एब्सिसिक एसिड यहाँ पे स्टोमाटा को क्लोज करने का काम करता है और यहाँ पे जो प्लांट की जो टॉलरेंस पावर है, ठीक है, वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस में उसको वो इंक्रीज करता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड द स्ट्रेस हार्मोन, इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है। एब्सिसिक एसिड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी। तो यहाँ पे जो है सीड के बारे में कुछ भी बोला जाए, ठीक है, तो आपको जो है सबसे पहले किसको याद रखना है, एब्सिसिक एसिड को, क्योंकि ये यहाँ पे सीड के डेवलपमेंट में भी ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है। सीड को मैच्योर होने के लिए भी ये काम कर रहा है और उसके बाद सीड को डेवलप एंड मैच्योर करने के बाद उसको डोरमेंट रखने में, ठीक है, उसके जो मेटाबॉलिक है उसको सस्पेंड करने भी कौन यहाँ पे हेल्प कर रहा है, एब्सिसिक एसिड हेल्प कर रहा है, ठीक है। सीड का डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमिट में, प्लांट मेल एंड फीमेल गैमिट में, तो फिर वहां पे क्या बनता है, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। और यही जो एम्ब्रियो है यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स के साथ क्लोज होता है जिसको ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। तो ये जो पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस है, मैच्योरेशन का प्रोसेस है, उसमें कौन हेल्प कर रहा है, एब्सिसिक एसिड मेजर रोल प्ले कर रहा है। ओके, और साथ ही साथ जब सीड का फॉर्मेशन हो गया तो उसको डोरमेंट रखने में, उसको सुसुप्त रखने में भी कौन हेल्प कर रहा है, एब्सिसिक एसिड। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ by inducing dormancy, abscisic acid helps seed to withstand desiccation and other factors unfavorable for growth. अब देखो, ये जो एब्सेसिक एसिड है, अगर सीड किसी अनफेवरेबल कंडीशन पे है, ठीक है, जहाँ पे या तो पानी की कमी है या टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी अच्छे से नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पे ये जो एब्सेसिक एसिड है वो जो डोरमेंसी वाला जो फेज है सीड का उसको बनाए रखता है। क्यों, अगर अच्छा चलो, क्यों, क्योंकि वहां पे वो क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन वहां पे मौजूद है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो अगर सीड चलो बाई चांस जर्मिनेट हो भी गया तो वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा एज अ प्लांट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो एब्सिसिक एसिड है वो जो है डोरमेंसी को इंड्यूस करके सीड को जो भी डेसिकेशन या फिर अदर अनफेवरेबल कंडीशन है ग्रोथ के लिए उससे जो है बचा करके रखता है। In most situations, abscisic acid acts as an antagonistic to जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे एब्सिसिक एसिड जो है एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है, वर्क अगेंस्ट, ठीक है, एकदम अपोजिट में ये क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एब्सिसिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड को दिया गया है। एब्सिसिक एसिड इंड्यूसेस डोमेंसी एंड इनहिबिट ग्रोथ, ठीक है। तो ये चीज हमने पढ़ी कि यहाँ पे जो एब्सिसिक एसिड होता है वो जो डोरमेंसी है, जो मेटाबॉलिज्म है प्लांट को, उसको क्या करता है, इंड्यूस करता है और ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है। वाइल जिब्रेलिक एसिड ब्रेक्स डोमेंसी एंड प्रमोट ग्रोथ, और यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, डोरमेंसी को ब्रेक करता है और जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करता है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द एब्सिसिक एसिड। नाउ we may summarize that for any and every phase of growth, differentiation and development of plants, one or the other PGR has some role to play. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब हमने जो है जो 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एवरी फेज ऑफ ग्रोथ, जो प्लांट है उसके ग्रोथ के हर फेज में डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट के लिए कोई ना कोई जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है
उसका जो है इंपॉर्टेंट रोल वहां पे होता है। सच रोल्स कुड बी कॉम्प्लीमेंट्री और एंटागोनिस्टिक। और ये जो रोल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं, ठीक है। या तो एक दो हार्मोन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दो हार्मोन है, हार्मोन 1 एंड हार्मोन 2, या तो ये दोनों साथ में काम कर सकते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, या तो ये अपोजिट कर सकते हैं, दैट इज एंटागोनिस्टिक। दीज कुड बी इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक। और ये जो है इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं, और सिनर्जिस्टिक का मतलब यहाँ पे क्या है, एक साथ। अगर ये H1 और H2 जो है एक साथ काम करे तो वो सिनर्जिस्टिक हो गया, और इंडिविजुअल का मतलब है कि यहाँ पे जो हार्मोन है वो अकेला ही वो काम को कर रहा है। ओके, नाउ similarly there are a number of events in life of a plant where more than one PGR interact to affect that event। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो इवेंट ऑफ प्लांट लाइफ है, ठीक है, जहाँ पे एक से ज्यादा पीजीआर जो है इंटरेक्ट करते हैं उस पूरे प्लांट लाइफ का जो इवेंट है उसको, विच इज डोरमेंसी इन सीड एंड बर्ड्स, एब्सेशन, सेनेसेंस एंड एपिकल डोमिनेंस। अब ये जो सारे के सारे यहाँ पे मेन जो 5 फंक्शन दिए गए हैं, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो टेबल है यहाँ पे आपको सीड डोमेंसी, बर्ड डोमेंसी, एब्सेशन, ठीक है, लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप, सेनेसेंस मतलब कि एजिंग 4, एपिकल डोमिनेंस 5 एंड फ्रूट राइपनिंग 6। तो ये जो है आपको प्लांट इवेंट, ठीक है, फेज ऑफ द प्लांट लाइफ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको ऐसे पीजीआर जो उसको प्रमोट कर रहे हैं, और यहाँ पे ऐसे पीजीआर जो उसको इनहिबिट कर रहे हैं, या तो फिर ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है उसको अपोज कर रहे हैं, उसके नाम जो है आपको दिए गए हैं। और यहाँ पे फिर आपका एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है। जैसे सीड डोरमेंसी की बात करें तो एब्सेसिक एसिड उसको प्रमोट कर रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, यू हैव टू लर्न दिस, ओके। और जो जिब्रेलिक एसिड है वो सीड डोरमेंसी को इनहिबिट कर रहा है, मतलब कि जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है और सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, ओके। तो यहाँ पे जो एब्सेसिक एसिड इंक्लूड्स डोरमेंसी एंड जिब्रेलिक एसिड ब्रेक्स डोरमेंसी एंड प्रमोट्स द जर्मिनेशन। सो ये जो टेबल है, दिस टेबल इज फ्रॉम द एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी से ये जो टेबल है वो बना हुआ है। बड डोरमेंसी की बात करें तो एब्सेसिक एसिड अगेन क्या करता है, प्रमोट करता है बड, ताकि बड की ग्रोथ ना हो। यहाँ पे जो है जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन जो है बड डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो बड का जो ग्रोथ है, बड जो एक्सिलरी बड होता है, या तो वो ब्रांच में कन्वर्ट होता है या तो वो फ्लावर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जिब्रेलिक एसिड एंड साइटोकाइनिन है उसके ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। एब्सेशन, लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप। तो यहाँ पे जो एब्सेसिक एसिड है, एथाइलिन है, वो एब्सेशन को, लीफ एंड फ्रूट को ड्रॉप होने के लिए यहाँ पे ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, लेकिन वहीं पे ऑक्सिन जो है इसको इनहिबिट करता है। लेकिन ऑक्सिन में भी हमने यहाँ पे दो चीजें पढ़ी थी कि ये जो ऑक्सिन है प्रिवेंट्स अर्ली एब्सेशन, अगर यंग लीफ एंड यंग फ्रूट है तो उसके उसके एब्सेशन को वो बचाएगा, ठीक है, उसको गिरने नहीं देगा। लेकिन अगर वही जो है ओल्ड है, ये जो एब्सेशन, ये जो लीफ एंड फ्रूट है वो ओल्ड है, तो उसके एब्सेशन को ये क्या करता है, प्रमोट करता है, ओके। एब्सेसिक एसिड इथाइलिन प्रमोट्स एब्सेशन ऑफ द मैच्योर ऑर्गन्स। सेनेसेंस एजिंग की बात करें तो यहाँ पे इथाइलिन एंड एब्सेसिक एसिड जो है एजिंग को प्रमोट करते हैं, और साइटोकाइनिन यहाँ पे उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। साइटोकाइनिन डिले सेनेसेंस, तो साइटोकाइनिन यहाँ पे सेनेसेंस को डिले करता है, और इथाइलिन और एब्सेसिक एसिड दोनों मिलकर के इसको एक्सेलरेट करते हैं, उस एजिंग के प्रोसेस को और बढ़ा देते हैं। एपिकल डोमिनेंस, तो ऑक्सिन जो है प्रमोट करता है, साइटोकाइनिन उसको इनहिबिट करता है, ओके। फ्रूट राइपनिंग, तो फ्रूट राइपनिंग का काम तो सिर्फ और सिर्फ एक ही हार्मोन करता है, इथाइलिन C2H4, विच इज अ गैसियस फाइटो हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। इथाइलिन इज अ मेजर राइपनिंग हार्मोन। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये जो चार्ट है ये आपको याद होना चाहिए। नाउ रिमेंबर द रोल ऑफ पीजीआर इज ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है ये किसके कौन से कंट्रोल में आएगा, ये इंट्रिंसिक कंट्रोल है। तो इंट्रिंसिक कंट्रोल में भी आपका जो है बहुत सारे कंट्रोल प्रेजेंट है, जिसमें से इंट्रिंसिक कंट्रोल का एक एग्जांपल यहाँ पे क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के रोल्स।
Along with genomic control and extrinsic factors, they play an important role in plant growth and development. तो यहाँ पे जो है जीनोमिक कंट्रोल मतलब कि जो जेनेटिक कंट्रोल है और एक्सट्रिंसिक फैक्टर लाइट हो गए, वाटर हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे जो है मिल करके प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं. Many of the extrinsic factors such as temperature and light control plant growth and development via plant growth regulator. Some of such events could be vernalization, flowering, dormancy, seed germination and plant movements. तो अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक जो है टर्म दिए गए हैं जिसको हम यहाँ पे समझेंगे. पहले ये सारे जो टर्म है, ठीक है, प्लांट मूवमेंट हो गए, वर्नलाइजेशन हो गया, तो ये सारी चीजें जो है बहुत डिटेल से दी गई थी इसी चैप्टर में, लेकिन अभी नहीं है, बट यहाँ पे वर्ड्स है तो हम उसके डेफिनेशन को एटलीस्ट हम यहाँ पे समझेंगे. तो वर्नलाइजेशन क्या होता है? फ्लावरिंग इज प्रमोटेड बाय एक्सपोजिंग प्लांट्स टू प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड टेम्परेचर. तो यहाँ पे जो प्लांट होते हैं उनको जो है लंबे समय तक कोल्ड टेम्परेचर में रखा जाता है ताकि वहां पे अच्छे से फ्लावरिंग हो सके. ठीक है, पहले कोल्ड टेम्परेचर में रखते हैं, फिर उसके बाद अगर आप उसको नॉर्मल कंडीशन में लेके जाओगे तो वहां पे फ्लावरिंग जो है आसानी से होती है. ओके, तो ये जो है आपको बाइनियल लाइक कैरेट एंड कैबेज में आपको देखने को मिलेगा, ये जो वर्नलाइजेशन का प्रोसेस जो अप्लाई किया जाता है. नाउ नेक्स्ट इज फ्लावरिंग. तो फ्लावरिंग क्या है यहाँ पे? तो फ्लावरिंग यहाँ पे क्या होता है? ट्रांजिशन फ्रॉम वेजिटेटिव फेज टू रिप्रोडक्टिव फेज इन प्लांट्स. तो फ्लावरिंग, अगर आपको किसी प्लांट में फ्लावर्स दिख रहे हैं, ठीक है, किसी प्लांट में आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं, इसका मतलब वो जो प्लांट है वो वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर रहा है. फ्लावर क्या होता है? प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही तो होते हैं. ठीक है, फ्लावर्स क्या होते हैं? प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. तो यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, ये जो फ्लावरिंग है ये कंट्रोल किया जाता है किसके थ्रू? फोटो पीरियड के थ्रू, टेम्परेचर एंड हॉर्मोन्स. ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं. इसी तरह से फ्लोरिजन विच इज एक्टिव प्रोटीन रेगुलेट्स द फ्लावरिंग. यहाँ पे आपको जो है शॉर्ट डे, लॉन्ग डे एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स जो है देखने को मिलेंगे, डिपेंड्स ऑन देयर लाइट रिक्वायरमेंट्स. ओके, नाउ अब यहाँ पे डोरमेंसी है. तो डोरमेंसी क्या है? अ पीरियड ऑफ ड्यूरिंग विच ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड डेवलपमेंट स्लो डाउन एंड और टेम्परेली स्टॉप. तो डोरमेंसी में ये जो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज हैं वो टेम्परेली क्या हो जाते हैं? स्टॉप हो जाते हैं. जब नॉर्मल कंडीशन जब उसको मिलता है, फेवरेबल कंडीशन, तो ये फिर से जो है अपना मेटाबॉलिज्म को रिज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पे सीड जर्मिनेशन एंड प्लांट मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे. तो देखो, सीड जर्मिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच डोरमेंट सीड रिज्यूम द ग्रोथ एंड फॉर्म्स ऑफ सीड. तो सीड पहले क्या था? डोरमेंट था. ठीक है, डोरमेंसी में था. फिर उसके बाद सीड जर्मिनेशन में जब वो एंटर करता है तो वो जो प्रोसेस है इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? सीड जर्मिनेशन कहते हैं. स्टेप क्या होता है? इम्बाइबिशन, वाटर अपटेक. इम्बाइबिशन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप चौक को क्या करोगे, चॉक को क्या करोगे आप? वाटर में, पानी में डुबाओगे तो आप देखोगे कि उसका जो सरफेस है उसी में ही आपको जो है वहां पे पानी देखने को, पानी एब्जॉर्ब हुआ देखने को मिलता है, वो पूरे अंदर की तरफ नहीं जाता. ठीक है, नो, दैट इज नॉट इम्बाइबेशन, दैट इज एब्जॉर्प्शन. ओके, तो यहाँ पे जो है आपको जो सीड जर्मिनेशन है, सीड जो है थोड़ा सा वाटर वहां पे अपटेक करता है, वाटर अपटेक, जो कि इम्बाइबेशन का प्रोसेस होता है. ओके, फिर उसके बाद इम्बाइबेशन के प्रोसेस के बाद एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स एक्टिव होते हैं, फिर वहां पे रेस्पिरेशन का जो है प्रोसेस इंक्रीज होता है. फिर वहां पे जो है रेडिकल इमर्जेस फर्स्ट, देन प्लीम्यूल. तो यहाँ पे जैसे ये सीड है तो पहले इसका जो है रेडिकल, ठीक है, जो जो कि रूट सिस्टम बनाएगा वो पहले इमर्ज होता है, फिर उसके बाद जो है शूट सिस्टम जो है आपका इमर्ज होता है. ग्रोथ अकर्स वाया सेल डिवीजन एंड सेल इनलार्जमेंट. तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होगा और सेल डिवाइड करके वहां पे इनलार्जमेंट, इलोंगेशन का जो है प्रोसेस होगा. तो ये जो है पूरा स्टेप है किसका? सीड जर्मिनेशन का, जिससे जो है प्लांट का फॉर्मेशन होता है. इंपॉर्टेंट हार्मोन्स की बात करें तो जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन डोरमेंसी को ब्रेक करता है और सीड जर्मिनेशन को क्या करेगा? यहाँ पे प्रमोट करेगा. लेकिन एब्सिसिक एसिड जो है डोरमेंसी को मेंटेन करके रखता है, सीड जर्मिनेशन, सीड को जर्मिनेट होने नहीं देता. ठीक है, चलो प्लांट मूवमेंट्स की बात करें. प्लांट शो नॉन लोकोमेटरी मूवमेंट्स इन द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. तो नॉन लोकोमेटरी मूवमेंट का मतलब क्या है? अगर आप प्लांट की बात करें तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते. ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है? लोकोमोशन कहलाता है. लेकिन प्लांट जो है उस लेकिन यहाँ पे ये जो प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे ये जो प्लांट है उसमें आपको जो है
लोकोमोशन देखने को नहीं मिलता, बल्कि नॉन लोकोमोटरी मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। उसमें मूवमेंट तो होता है लेकिन उनका लोकेशन कभी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे आपको एक जो है ट्रॉपिक मूवमेंट देखने को मिलता है और एक जो है नास्टिक मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब ये कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, और इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो मेजर रोल प्ले करता है इसमें ट्रॉपिकल मूवमेंट। जैसे कि फोटोट्रोपिज्म टुवर्ड्स द लाइट जो है प्लांट का जो टिप है वो ग्रो करता है। जियोट्रोपिज्म टुवर्ड्स द ग्रेविटी, जैसे ये जो रूट है वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी क्या करता है, ग्रो करता है। हाइड्रोट्रोपिज्म टुवर्ड्स द वाटर। थिग्मोट्रोपिज्म टच या फिर जो टेंड्रिल्स होते हैं, ठीक है, वो इस तरह से ग्रो करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है, वहां पे कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे निक्टिनेस्टिक स्लीप मूवमेंट्स इन लेग्यूम्स एंड थिग्मोनेस्टिक टच बेस्ड इन मिमोसा प्यूडिका। तो जैसे जो छुई मुई का जो प्लांट होता है, ठीक है, तो वहां पे आप उसको जब आप टच करोगे, ठीक है, उसको जब आप टच करोगे तो उसकी जो लीफ जो है अगर इस तरह से फैली हुई है अच्छे से, तो उसको वो पूरा क्या कर लेगा, यहाँ पे सिकोड़ लेता है, ठीक है। सो दैट इज द थिग्मोनेस्टिक इन मिमोसा प्यूडिका। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, तो ये कुछ टर्म्स थे जिसको मैंने यहाँ पे जो है एक्सप्लेन किया है। नाउ वी शैल डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, बोथ हैव देम द एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑन इनिशिएटिंग ऑफ फ्लावरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है शॉर्ट शॉर्ट डे, लॉन्ग डे एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स के बारे में डिस्कस करने को कहा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे समरी। ग्रोथ इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस इवेंट इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ग्रोथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ में। इट इज अ इरिवर्सिबल इंक्रीज expressed in parameters such as size, area, length, height, volume and cell number etc. तो ग्रोथ क्या होता है, इरिवर्सिबल इंक्रीज होता है किसमें, चाहे वो सेल की साइज हो, एरिया, लेंथ हो या फिर सेल नंबर में हो। It conspicuously involves increased protoplasmic material। तो यहाँ पे जो है प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल के इंक्रीज का मतलब, ये जो सेल है अब वो इस तरह से इतना बड़ा हो गया, इसका मतलब यहाँ पे जो भी प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक इंक्रीज। इन प्लांट्स मेरिस्टेम्स आर द साइट ऑफ ग्रोथ। तो प्लांट में जो जहां पे मेरिस्टेम होता है वहीं पे ही क्या होता है, ग्रोथ होता है। क्यों? क्योंकि जो मेरिस्टेम होते हैं, जो सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है। Root and shoot apical meristem, sometimes along with intercalary meristem, contribute to the elongation growth of plant axis। तो प्लांट का जो यहाँ पे एक्सेस होता है, ठीक है, इलोंगेशन, तो इसमें जो है आपका जो है शूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम, इसके साथ साथ इंटरकैलरी मेरिस्टम, ऐसे मेरिस्टम जो, जैसे ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम है, ठीक है, ये ग्रो करता हुआ यहाँ पे आगे बढ़ गया। फिर यहाँ पे कुछ मेरिस्टम यहाँ पे जो है बीच में दबी रह गई, बची रह गई, तो इसको जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोला जाता है। इसको हमने डिटेल से प्लांट एनाटॉमी में हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। आपको इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो ये जो तीनों के तीनों जो मेरिस्टम है, ये प्लांट की जो ग्रोथ है, ठीक है, इलोंगेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट इन हायर प्लांट्स। तो ग्रोथ जो है इनडिटर्मिनेट होता है हायर प्लांट्स में, मतलब आप उसको जो है मेजर नहीं कर सकते कि ये जो है पर्टिकुलर हाइट तक ही बढ़ेगा, नहीं, वो जो है लाइफ टाइम वहां पे ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। Following cell division in root and shoot apical meristem cells, the growth could be arithmetic और geometrical। तो यहाँ पे जो है रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टम है, वहां पे ग्रोथ जो है अर्थमेटिक भी हो सकता है और ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है। Growth may not be and generally is not sustained at a high rate throughout the life of cell, tissue, organ, or organism. One can define three principal phases of growth: the lag, the log, and the senescent phase। तो देखो, हमने अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिकल फेज यहाँ पे पढ़ा था। अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, जैसे ये सेल है, ठीक है, इसने यहाँ पे ये क्या किया, डिवाइड किया। अब इसमें से एक सेल यहाँ पे क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी और अपना जो डिवीजन कैपेसिटी है उसको लूज कर देगी। लेकिन जो सेकेंड सेल है वो कंटिन्यू टू डिवाइड करेगी। तो सेम कहानी होगा, फिर ये सेल डिवाइड करके दो सेल में जो है डिवाइड होगी, एक सेल मैच्योर हो जाएगा, एक सेल कंटिन्यू टू ग्रो करेगी। सो दैट इज दी अर्थमेटिक। ओके, ज्योमेट्रिकल की बात करें तो ज्योमेट्रिकल में हमने यहाँ पे लेग फेज, लॉक फेज एंड स्टेशनरी फेज हमने देखा था। स्टेशनरी फेज का यहाँ पे दूसरा नाम क्या दिया गया है, सिनेसेंट, SENESCENT। ठीक है, तो आप जो है एनसीईआरटी में जाइए, वहां पे स्टेशनरी फेज के बगल में आप जो है सेनेसेंट फेज लिखिए, ठीक है।
ताकि आपको याद रहे कि सेनेसेंट फेज क्या होता है। तो लैग फेज में तो आपका जो है ग्रोथ बहुत ही कम होता है। लॉग फेज में जो है आपका जो ग्रोथ है वो न्यूट्रिएंट सप्लाई बहुत अच्छी होती है, तो वो बहुत रैपिडली वहां पे ग्रो करता है। फिर एक टाइम के बाद जब न्यूट्रिएंट क्या हो जाते हैं, लिमिट हो जाते हैं, तो फिर वहां पे स्टेशनरी फेज आता है, वहां पे ग्रोथ जो है बहुत कम जो है आपको देखने को मिलता है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द ज्योमेट्रिक फेज। When a cell loses the capacity to divide, it leads to the differentiation. तो जब जो है सेल्स क्या करती हैं, देखो, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। ये क्या हुई, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, तो ये मान लो यहाँ पे ये डिवाइड करती जा रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइड हुआ। फिर उसके बाद कुछ सेल्स यहाँ पे क्या करेंगी, मैच्योर हो जाएंगी किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए। तो इसी को क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन बोला जा रहा है। Differentiation result in development of structures that is commensurate with the function of the cells finally has to perform. General principle of differentiation for cell tissues and organs are similar. तो यहाँ पे ये जो डिफरेंशिएशन है ऑफ सेल का, तो ये जो है चाहे वो टिश्यू हो या ऑर्गन हो, सबके लिए वो जो प्रिंसिपल है वो कैसा होता है, सिमिलर होता है। A differentiated cell may de-differentiated and then रीडिफरेंशिएटेड। तो डिफरेंशिएटेड सेल जो है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, ये जो सेल है वो मैच्योर हो गई है, अपना जो डिवाइडिंग कैपेसिटी उसको लूज कर ली है, ठीक है। जब ये मैच्योर सेल जरूरत पड़ने पर क्या करती है, रीगेन करती है डिवीजन कैपेसिटी को, तो इसी को क्या कहा जाता है, डी डिफरेंशिएशन कहा जाता है, ठीक है। क्या हुआ, सेल्स डिवाइड हुई, कुछ सेल मैच्योर हो गई कोई पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए, सो दैट इज द डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन आप कह सकते हो। फिर जो मैच्योर सेल है जो कि अपना डिवाइडिंग कैपेसिटी लूज कर चुकी थी, वो फिर से रिगेन करती है, तो वो जो रिगेन करने का जो प्रोसेस है यही क्या कहलाता है, आपका डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद अब डी डिफरेंशिएशन हुआ है, मतलब कि ये जो है डिवाइडिंग कैपेसिटी, यहाँ पे सेल डिवाइडिंग कैपेसिटी फिर से आ गई है, तो ये क्या करेगा, सेल को बहुत सारे यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये जो सेल जो प्रोड्यूस हुई हैं, वो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे मैच्योर हो जाएंगे कोई पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए, तो ये जो मैच्योरेशन का प्रोसेस है इसको जो है डी डिफरेंशिएशन बोल दिया जाता है। ओके, नाउ since differentiation in plant is open, the development could also be flexible. तो यहाँ पे ये जो डिफरेंशिएशन है वो भी प्लांट में कैसा होता है, ओपन होता है, इसीलिए बोला जा रहा है कि डेवलपमेंट कुड ऑल्सो बी फ्लेक्सिबल। द डेवलपमेंट इज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो डेवलपमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रोथ और कितना वहां पे डिफरेंशिएशन हो रहा है पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, इसका सम होता है। प्लांट एग्जिबिट प्लास्टिसिटी इन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे डेवलपमेंट का एक एग्जांपल जो है प्लास्टिसिटी का दिया गया है, और प्लास्टिसिटी के अंदर भी आपको एग्जांपल देखने को मिलता है हेट्रोफिली का। ओके, नाउ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ बोथ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो यहाँ पे जो प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट है वो किसके अंडर कंट्रोल होता है, यहाँ पे इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर के अंडर। Intercellular intrinsic factors are the chemical substances called the plant growth regulators. So that is a very very important point कि यहाँ पे जो है, जो plant growth regulators है वो कैसे हैं, intercellular, ठीक है। ये बात मैंने पहले भी की है, इंटरसेल्यूलर है। और जैसे वहां पे कोई जेनेटिक कंट्रोल है, ठीक है, जैसे यहाँ पे जीनोमिक कंट्रोल है, तो जीनोमिक कंट्रोल को क्या बोला जाता है, यहाँ पे इंट्रासेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर की मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल इन्वॉल्व है, इंटरसेल्यूलर का मतलब यहाँ पे बहुत सारे सेल्स इन्वॉल्व हैं। जैसे कि जो ऑक्सिन है, कौन है ऑक्सिन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ठीक है। ये यहाँ पे जो प्लांट का जो टिप है वहां पे फॉर्म होता है, फिर उसके बाद अपना जो एक्शन है वहां पे वो क्या करता है, माइग्रेट करता है। तो यहाँ पे जो है वन ग्रुप ऑफ सेल्स से अनदर ग्रुप ऑफ सेल्स में टिश्यू में ये यहाँ पे क्या हुआ, माइग्रेट हुआ। सो दैट इज द इंटरसेल्यूलर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के बीच में। और इंट्रा मतलब कि यहाँ पे जो जीनोमिक कंट्रोल है उसको आप इंट्रासेल्यूलर कंसिडर करोगे। ओके, इसीलिए यहाँ पे लिखा है इंटरसेल्यूलर इंट्रिंसिक फैक्टर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। There are diverse group of PGRs in plant, principally belonging to five groups: auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid, and ethylene. These PGRs are synthesized in various parts of the plant. They control different differentiation and development events. ठीक है? Any PGR has diverse physiological effects on plants. Diverse PGRs are also manifest similar effects. PGRs may act synergistically or antagonistically. Okay, so that is important point. तो ये जो
हमने यहाँ पे 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़े, ठीक है? ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिक एसिड हो गया, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड हो गया, ठीक है? और इथाइलिन। तो ये सारे के सारे आपस में या तो सिनर्जिस्टिकली काम करते हैं, वर्क टुगेदर, या तो एंटागोनिस्टिकली वर्क अगेंस्ट ईच अदर। तो यहाँ पे इसी का जो ये आपका जो है आपको टेबल यहाँ पे मैं लेकर के आई हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा ये चीज जो है समझ में आए, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे जो पीजीआर इंटरेक्शन, तो ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन, ये दोनों जो साथ में ये जो है सिनर्जिस्टिकली क्या करते हैं यहाँ पे काम करते हैं, मतलब कि एक साथ काम करते हैं। कौन से? प्रमोट द स्टेम इलोंगेशन, फ्रूट ग्रोथ एंड सेल इनलार्जमेंट, ठीक है? तो ये जो फंक्शन है, प्रमोट द स्टेम इलोंगेशन एंड सेल इनलार्जमेंट वाला जो फंक्शन है प्लांट में, उसमें जो है ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन जो है साथ में काम करते हैं, दैट इज द सिनर्जिस्टिक, ठीक है? एक ही साथ काम करते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, तो यहाँ पे जो है हमने पहले ही इनका जो है कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन रेशियो के बारे में हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सिनर्जिस्टिक बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है? जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन सिनर्जिस्टिकली काम करते हैं, कैसे? ये सीड डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं और जर्मिनेशन को प्रमोट करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके? साइटोकाइनिन एंड इथाइलिन सिनर्जिस्टिकली काम करते हैं कहाँ पे? सेनेसेंस को डिले करने पे। एंटी एजिंग इफेक्ट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इथाइलिन एंड ऑक्सिन यहाँ पे सिनर्जिस्टिकली काम करते हैं, प्रमोट फ्रूट राइपनिंग एंड एब्सेशन, ओके? अब यहाँ पे एंटागोनिस्टिक वर्क को देखेंगे, तो ऑक्सिन वर्सेस साइटोकाइनिन, तो दैट इज एंटागोनिस्टिक कहाँ पे? एपिकल डोमिनेंस में, ठीक है? एपिकल डोमिनेंस में जो है यहाँ पे जो है आपको एंटागोनिस्टिक वर्क दिखेगा। जिब्रेलिन एंड एब्सिसिक एसिड एंटागोनिस्टिक होते हैं, ये दोनों जो है यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ दिख जाएगा, इसीलिए मैंने इसको जो है येलो में क्या किया, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे जो जिब्रेलिक एसिड है वो सी डोरमेंसी को ब्रेक करता है, और एब्सिसिक एसिड डोरमेंसी को इंड्यूस करता है। और रेस्ट आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। बाकी ये जो दो है, दैट इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर भी ये जो दो है, ठीक है, ये और ये जो ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन रेशियो, इसको तो हमने पहले ही देख चुका है, ठीक है? तो दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर नाउ। Plant growth and development is also affected by light, temperature, nutrition, oxygen status, gravity and such external factors. तो plant growth जो है यहाँ पे external factors पे भी depend करता है कि light कैसा है, temperature कैसा है, proper nutrition है या नहीं है soil में, oxygen status क्या है, gravity क्या है, ठीक है? तो plant growth में आपका जो है external factor भी अपना major role play करता है, और जो internal intrinsic जो factor है वो भी जो है major role play करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, ओके? अगर आपको किसी भी चीज पे डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जरूर से रिस्पॉन्ड करूंगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस अल्लाह यूट्यूब चैनल।